हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अपना जो हिंदी का हमारा पेपर हुआ 2025 में, उसका सेट नंबर जो 801 BC है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे MCQs लगाएंगे और आप देखिएगा कि आपके कितने MCQs सही हुए हैं और आपको कितनी जानकारी और होनी चाहिए। अब जो बच्चे इस बार 10th का एग्जाम देंगे वो भी आप लोग भी इससे सीखिए कि कैसे पेपर आता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। क्योंकि जब आप पेपर देने जा रहे हो बेटा, तो उससे पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ पेपर कैसे आता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते तो रहते हैं लेकिन हमको आइडिया नहीं होता ना कि कैसे पेपर आते हैं, तो हमको कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 801 BC ये सेट हमारा है 2025 हिंदी का जो पेपर हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और एक एक चीज़ें हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। चलो भाई ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे शुरुआत में जो खंड आ है, खंड आ हमारा 20 नंबर का है, जिसमें सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हमको करने होते हैं और ये सारे 20 प्रश्न हमको किस पे, OMR पे टिक करने होते हैं, है ना। तो OMR शीट आपको दी जाती है, उस OMR शीट पे आपको सही करेक्ट करना होता है। खंड आ हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्या कि क्या भूलूं क्या याद करूं। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है भाई, रचना विधा कौन सी है। तो याद रखेंगे कि जो क्या भूलूं क्या याद करूं है वो क्या है, आत्मकथा विधा की रचना है। ये जो विधा होती है, अलग अलग विधाएं, जैसे आत्मकथा, कहानी, नाटक, उपन्यास, है ना, ये सारी विधाएं होती हैं। तो ये आज जो क्या भूलूं क्या याद करूं है वो आत्मकथा विधा की रचना है। अब याद रखिएगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं जो रचना है वो है किसकी, तो हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है। किसकी रचना है ये, हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है, ठीक है। तो आपको कई बार यहाँ पे सवाल में कई सेट में ऐसा भी पूछा गया कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। कौन सी विधा है, तो याद रखें कौन सी विधा है, आत्मकथा विधा है। वेरी गुड। चलिए बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट किया होगा, आत्मकथा, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ गया समझ में पहले क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल देखो, ध्यान से देखना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लिखी कागज कोरे। ये रचना, जो रचना है लिखी कागज कोरे, ये किसकी रचना है, मतलब लेखक का नाम आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और आपको अगर याद होगा तो लिखी कागज कोरे ये जो रचना है, ये मैंने बोर्ड एग्जाम से पहले MCQ जो क्विज होता है हमारा चैनल पे, जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट होता है, वहाँ पे क्विज में मैंने एक क्वेश्चन डाला था। याद होगा कि जिन बच्चों ने उस क्विज को अटेम्प्ट किया होगा। तो यहाँ याद रखें किसकी रचना है भाई, लिखी कागज कोरे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है लिखी कागज कोरे। अब आपको कई बार पूछ लिया जाता है बाजे पायलिया के घुंघरू, ये किसकी रचना है, तो ये भी किसकी रचना है बेटा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है बाजे पायलिया के घुंघरू। माटी हो गई सोना, ये भी किसकी रचना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की ही रचना है। तो आपसे कई सारे ऐसे सवाल भी बनते हैं, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अगला है रामचंद्र शुक्ल की रचना इसमें से कौन सी है। ये क्वेश्चन भी मैंने क्विज में डाला था और ये सवाल पेपर में आ भी गया। कौन सा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है, त्रिवेणी, प्रलय के पंख पर, समाज और साहित्य, कालिदास की निरंकुशता। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है बेटा, इसमें से त्रिवेणी रचना है। आई होप आप लोगों ने सवाल सही किया होगा। तो त्रिवेणी रचना है किसकी, रामचंद्र शुक्ल जी की। और इसमें कौन कौन सी रचना की, विचार वीथी है ना, विचार वीथी, सॉरी रसमीमांसा, है ना, रसमीमांसा भी है, ठीक है, रसमीमांसा है, ठीक है। और इसके अलावा 11 वर्ष का समय है ना, 11 वर्ष का समय है। और इसके बाद कौन सी और रचना है इनकी, जो है जयद्रथ वध, इन्हीं की रचना है। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाने वाली रचना है। तो रामचंद्र शुक्ल की जितनी रचना है, रसमीमांसा, विचार वीथी, 11 वर्ष का समय, जयद्रथ वध, ये सारी रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछी जाती, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़े, रामचंद्र शुक्ल की हो गई। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। क्या सवाल है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास यहाँ पे कौन सा है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखो सवाल है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। क्या है मौलिक उपन्यास, पहला परीक्षा गुरु है। अब ये जो मौलिक उपन्यास पहली बार प्रकाशित किया गया था, याद रखेंगे सन, ये कब प्रकाशित किया गया था, 1882 में। तो भैया ये किसकी है, तो ये है लाला श्रीनिवास दास जी की। किसकी है, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास की रचना है क्या, परीक्षा गुरु।
ठीक है। कब हुई थी? 1882 में प्रकाशित हुई थी। लाला श्रीनिवास दास की रचना है, मौलिक उपन्यास है, पहला परीक्षा गुरु। ठीक है, तो याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा जिन बच्चों का ये पेपर सेट है, और जिन बच्चों ने पेपर अभी भाई जिनका इस बार बोर्ड एग्जाम होगा 2026 में, तो उनको भी सारे वीडियो देखने हैं, क्योंकि आपको आइडिया मिलेगा बेटा कि कैसे हमको पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए जी आराम से आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है इसमें से? रामकृष्ण दास, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक यानी शुक्लोत्तर युगीन जो है कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं शुक्लोत्तर युगीन के लेखक। अब देखो, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत सारे और भी अगर आपको पता है कि शुक्लोत्तर युग के और कौन कौन से लेखक हैं, तो उनका नाम ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे मैम हम तो हाई स्कूल पास कर चुके हैं, हमें क्या ज़रूरत है सेट सॉल्व करने की, तो बेटा याद रखना, कई बार जब आप इंटर का पेपर देने जाओगे, सेम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंटर में भी बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तैयारी अच्छी करनी है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? मोधा है, मतीराम है, घनानंद है या फिर बिहारी है? तो कौन है भैया? मतीराम है ना। याद रखेंगे कौन है? मतीराम है। मतीराम के अलावा कवि जो हैं देव, जो कवि देव हैं, ये भी कौन से हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इसके अलावा यदि मैं कहूँ आपसे, जो है मतीराम हो गया, केशव दास भी इसी के लेखक हैं, देव कवि हैं। ठीक है, केशव दास। तो कौन कौन हो गया? कवि देव, केशव दास, मतीराम, ये सारे लोग कौन है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। कई बार आपसे केशव दास पे सवाल बन जाता है, देव पे सवाल बन जाता है, मतीराम पे तो बना ही है, तो तीनों कवियों पे सवाल बनता है। तो तीनों के नाम याद रखेंगे, तीनों ही रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ध्यान से, क्या सवाल दिया है भैया, इसको रेस करना पड़ेगा। चलो, सवाल है, रीतिकालीन कवियों ने काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। मतलब यहाँ पे पूछा गया है सीधा सीधा कि रीत जो यहाँ पे कौन सा है? रीतिकालीन कवि हैं, उनकी भाषा क्या थी? तो याद रखेंगे कौन सी भाषा थी बेटा? ब्रज भाषा, है ना। कौन सी थी? ब्रज भाषा थी, जो कि हमारे पश्चिमी हिंदी की भाषा है, जो ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। क्लियर? छायावादी युगी कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओस, राधाकृष्ण दास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो छायावादी युग के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। इसके अलावा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी भी हैं, जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, प्रेमचंद्र भी हैं, और महादेवी वर्मा का नाम तो आपके सामने है ही है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कनुप्रिया के रचयिता कौन है? कौन है बेटा? धर्मवीर भारती। कनुप्रिया हो गया, और कनुप्रिया के अलावा ठंडा लोहा हो गया, है ना। ये दोनों ही किसकी रचनाएं हैं? ठंडा लोहा भी है, तो ये दोनों किसकी रचनाएं? धर्मवीर भारती की है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। करेक्ट है? सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको समझ में आ रहा है, और स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा ताकि आपको समझने में, बाद में टिक करने में कोई समस्या ना आए। ठीक है, याद रहे क्वेश्चन आपको। अगला सवाल है, नई कविता युग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह, और इनके अलावा केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, याद रखिएगा। केदारनाथ सिंह है और शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो दोनों का नाम आपको याद रखना, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, दोनों ही कौन है? नई कविता युग के लेखक हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, धर्मवीर भारती भी हैं इसके लेखक। ठीक है बेटा, धर्मवीर भारती, तो ये भी नई कविता युग के लेखक हैं। क्लियर? तो इनका नाम भी याद रखिएगा। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़े। देखो सारी चीज़ें आप याद करते चलो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो ताकि आपको कोई समस्या ना आए। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमारी हिंदी गद्य पद्य से था। अब आगे जो 10 क्वेश्चन आपको दिए इसमें व्याकरण दिया है। ज़रूरी नहीं है 10 क्वेश्चन आपको हिंदी व्याकरण से मिले, 10 क्वेश्चन आपको हिंदी गद्य पद्य से मिले, आपको 2-1 क्वेश्चन ज़्यादा कम मिल सकते हैं। ठीक है, चलो अब सवाल है, हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। यदि पूछे करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है ना। चलिए अगला सवाल बहुत सरल से क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और जहाँ उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है?
कौन सा अलंकार, इसका आंसर आप करके बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छे डिटेल से मैंने आपको तैयारी करवाई थी आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 की, और ऐसे ही बेटा अपना साथ दीजिएगा ताकि हम अगली बार 2026 बोर्ड परीक्षा में आपके लिए बहुत बेहतर कर सकें। ठीक है, अगला सवाल देखो, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्रा होती है। तो कई बार मैंने आपको बताया कि जो सोरठा का पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 11-11 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में कितनी 13-13 मात्रा होती है। सवाल क्या दिया है, द्वितीय चरण में, दूसरा चरण चौथा चरण दोनों में 13-13 होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आपसे सवाल पूछा गया होता कि दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है, तो सोरठा होता है। अब दोहा का अगर उल्टा होता है, ध्यान रखना मात्राओं में उल्टा हो जाएगा। यदि यहाँ दोहा पूछता तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होती है, बस अंतर इतना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से। चलो आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा पूछा गया है। सवाल बहुत सरल आए थे इस बार के पेपर में, लेकिन बच्चा वही कर पाता जो कि जिसने अच्छे से बेसिक से पढ़ा होता है ना, क्योंकि मैंने देखा सारे सेट पेपर देखे तो आपको वहाँ सवाल कैसे, मतलब ऊपर ऊपर की नहीं पूछा है, बिल्कुल बेसिक से पूछा है। जिसने बच्चों ने बढ़िया से पढ़ाई की होगी अगर 7-8 महीने, तो बहुत अच्छा उनका पेपर गया हिंदी का। चलो, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है, शब्दों के आगे, तो इसमें क्या लगा है, आगे उप लगा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों भाई, सी ही करेक्ट किया है ना, जल्दी से बता दो एक बार। चलो अगला सवाल क्या दिया है, त्रिभुवन में कौन सा समास होगा। मैंने आपको बताया जहाँ पे सामने क्या आ जाए, संख्या आ जाए, क्या आ जाए, संख्या आ जाए, मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाले नंबर आए, वहाँ कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। बताया था कि नहीं, त्रिभुवन हो गया है, त्रिलोचन हो गया है ना, और उसके बाद पंचवटी हो गया, चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, चौपाई हो गया, ये सारे कौन से होते हैं, द्विगु समास, जिसमें आपको गणित के नंबर मिल जाए, है ना, वहाँ पे कौन सा अलंकार, यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्विगु समास। अब पूछा है ओष्ठ का तद्भव, आपको कई बार मैंने बताया तद्भव माने होता है हिंदी, है ना, तो ओष्ठ का हिंदी पूछा है तुमसे, ओष्ठ का हिंदी क्या होता है, ओंठ हो जाएगा, है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, युष्मत शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप, देखो ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था कि नहीं, सप्तमी वचन का एक रूप तो ही होता है ना, ये भी सवाल मैंने कराया हुआ था आपको क्वेश्चन में। तो भाई देखो, जिन बच्चों ने लगातार मेरे से जुड़े रहे थे, जो भी बच्चे, उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया, बेहतरीन गया है ना, इसीलिए आपसे कह रहे हैं जो बच्चे इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, ज़रूर साथ रहना, क्योंकि अगर शुरू से साथ रहे बेटा तो बहुत ही अच्छा आपका पेपर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, मिटा दे इसको, नोट कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेके। चलो भाई, क्योंकि बेटा देखो हम लोग सोचते हैं इसकी हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन बेटा ये देखो एक प्रैक्टिस अलग चीज़ होती है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है तो समझो बहुत ही परफेक्ट रहता है। चलो अगला सवाल 18 नंबर और 19 नंबर, आगे देखो 18 19 20। 18 नंबर सवाल है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था आपको, एज इट इज सेम क्वेश्चन वही आया था, है ना, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8। अगला सवाल, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तवाच्य का कर्मवाच्य लिखना है। अब जब आपने इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़ा तो ये हिंदी का एक्टिव पैसिव है, समझ गए। कर्मवाच्य का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव आपको पहले रखना है। तो क्या सवाल है, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, तो क्या बोलोगे कि छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। जहाँ पे द्वारा लग जाए समझ लो आंसर वही हो जाएगा, बाई लगाते हो ना हिंदी इंग्लिश में, तो बस वही करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल, वे अभिकारी शब्द जिसमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, उसे याद रखना, अव्यय पद कहा जाता है। क्या हो जाता है, अव्यय पद कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको सारे 20 को 20 MCQ आपने पेपर में सही किया होगा और अच्छे से आपका पेपर हुआ होगा, है ना। और जो बच्चे नए सेशन में आने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना कि आप नई बार आ चुके हो तो नए अच्छे तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दो। और क्वेश्चन जितना भी आपको वीडियो मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलता रहेगा, हर एक सेट पेपर सॉल्व कराया जाता रहेगा, तो आपको उसको अच्छे से देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे, जय श्री राम।